हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर सीरीज में, जहां हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस, जिसको हम बहुत पहले शुरू कर चुके थे। 6 क्लासेस हमारी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, बट उन्हें आज से मैं कंटिन्यू करूँगा। कल आप लोगों के लिए ऐसी ही एक वीडियो, सुपर सीरीज़ की वीडियो मैं मैथ्स की लेके आया था प्रीवियस ईयर, तो आज आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो रेगुलरली हम अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जिस दिन ज़्यादा मौका मिलेगा उस दिन ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो बहुत आप लोगों की हेल्प रहेगी इस पूरी सुपर सीरीज से। और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने भी 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट के करवाए होंगे। तो मैं DSSB की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं, पूरे साल भर तक जितने भी आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोगों की इसमें बहुत हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो लिए हैं जूनियर क्लर्क, जो कि 12 नवंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन गुजरात? लखोटा फोर्ट, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा या फिर पावगढ़ फोर्ट। तो यहां पे 3 हमारे पास मॉन्यूमेंट है, पूछा गया गुजरात में कौन कौन से हैं। देखा जाए तो ये तीनों ही गुजरात में है। लखोटा है जामनगर में, लखोटा है जामनगर में, और सन टेम्पल ऑफ मोढेरा मोढेरा में ही है, ये गुजरात में ही है। मोढेरा, जामनगर गुजरात। और पावगढ़ फोर्ट भी गुजरात में ही है। और पावगढ़ फोर्ट की एक खास बात क्या है, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद करनी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करके पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुजरात मॉन्यूमेंट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तब हमारा आंसर हो जाता है पावगढ़ फोर्ट। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे हमारे तीनों ही मॉन्यूमेंट, लखोटा फोर्ट, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा और पावगढ़ फोर्ट, तीनों ही गुजरात के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 1, 2 और 3 तीनों हमारे गुजरात के हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि 122वां क्वेश्चन हमारी सीरीज का। हालदा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? हालदा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हालदा फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। हालदा फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। और जैसा कि आप लोगों को पता है DSSB फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, इससे कंसिस्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इन पे खास नोट्स बनाते चले। जितने भी फेस्टिवल के क्वेश्चन आएंगे मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट PDF उनकी क्रिएट करता चलूं, आप लोगों को भी अपने अपने नोट्स जरूर बनाते चलना। तो हालदा फेस्टिवल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर आता है, जिसका अगर पूछा जाए थोड़ा सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोन फायर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बोन फायर, जैसे हमारे यहाँ पे होली का दहन होता है या फिर लोहड़ी का उत्सव जो होता है, तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी ये बोन फायर होती है। किसमें? हालदा फेस्टिवल में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बोन फायर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हालदा फेस्टिवल का। आगे चलेंगे 123वें क्वेश्चन पे। कॉटन रिक्वायर्स डैश टेम्परेचर एंड डैश रेनफॉल। कपास के लिए डैश तापमान, यानी कि कैसा तापमान और कितनी वर्षा आवश्यकता होती है। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएं इस क्वेश्चन का कि हमारे यहाँ पे कॉटन कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर है। यहां पे हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि लो टेम्परेचर तो अपना नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर रहेगा, मिडल पार्ट में अपना हाई टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर तो हाई हो गया, यानी कि अपना ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो गया। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और यहां पे रेनफॉल कैसी चाहिए होती है? गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, कुछ कुछ जगह पे वहां पे ज्यादा कपास पाया जाता है। तो यहां पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं चाहिए, मॉडरेट लेवल की रेनफॉल चाहिए। यहाँ पे मॉडरेट ऑप्शन में नहीं है, तो लाइट टू मॉडरेट हमारा हाई एंड लाइट, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइट टू मॉडरेट यहाँ पे रेनफॉल चाहिए होता है। ये कौन सी क्रॉप होती है, कई बार पूछा जाता है खरीफ क्रॉप है या फिर किस टाइप की क्रॉप है, तो ये है खरीफ क्रॉप।
ठीक है, रबी है या खरीफ है, तो यह खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप। कपास क्या है अपना, खरीफ क्रॉप है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गवर्नमेंट बजट। हमारा बजट सेशन इस साल का आने वाला है, तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बजट से उठ के क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे आगे वाले एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी जानते हैं कि बजट, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। भाई बजट असल मायने में होता क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इसकी इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यूनियन गवर्नमेंट का बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कितना हमारा रिवेन्यू आया, कितना टैक्स लिया गया, कितना एक्सपेंडिचर, कितना किस किस चीज पे, किस किस अलग अलग जगह पे यहां पे खर्चा हुआ गया। तो यानी कि ये किससे रिलेटेड है, यानी कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, तो हमारे रिसिप्ट्स, यानी कि टैक्स कितना कलेक्शन हुआ, टैक्स डायरेक्ट नॉन इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही रिसिप्ट्स आ जाती हैं यहां पे, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारी दो स्टेटमेंट क्या बोली गई है, इट गिव स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड बोरोइंग। तो बोरोइंग के बारे में नहीं बताता है, ये बताता है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि यह सरकार की प्राप्तियों और उसके उधार के वितरण, यानी कि उधार के वितरण, उधार का वितरण बोरो के बारे में नहीं बताता है। ये एक्सपेंडिचर खर्च के बारे में बताता है। किसके बताता है, खर्च का विवरण देता है, रिसिप्ट्स और खर्च का। सेकंड यानी कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, रिवेन्यू बजट इज इट्स वन ऑफ कंपोनेंट। तो एनुअल बजट जो होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं बजट, और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, पहला तो होता है हमारा रिवेन्यू बजट, पहला कंपोनेंट होता है रिवेन्यू बजट, एंड सेकंड हमारा होता है कैपिटल बजट। ठीक है, सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो हमारे कंपोनेंट होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू बजट इज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो जी बिल्कुल सही बात है, हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो करेक्ट हो गई। तो यहां पे ओनली 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 125वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही आप लोगों को पता है कि DSSS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इस अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि बैंक रेट के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में ही जान लेते हैं। आप लोगों को वैसे भी मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, बैंक रेट वो रेट होती है जिस दर पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई भी कंट्री की बात करें तो जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो सेंट्रल जो बैंक होता है कंट्री का, वो अपने डोमेस्टिक बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है। क्या देता है, लेंड्स मनी। आरबीआई लेंड्स मनी टू डोमेस्टिक बैंक्स। ठीक है, तो ये होता है क्या, बैंक रेट होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ रेट विच आरबीआई इज रेडी टू सेल। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे कुछ भी बेचता नहीं है, डिस्काउंट नहीं देता है। यहां पे आरबीआई उधार देता है। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, डिस्काउंट नहीं देता, ये करता है लेंड्स मनी टू डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है, दिस रेट हैज बीन अलाइंड विद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस है इसमें। तो एमएसएफ क्या होता है, ये अगेन वही होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, लोन होता है। किसका, कौन लेता है, डोमेस्टिक बैंक लेते हैं। किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, किसी इमरजेंसी के रूप में। जब कोई इमरजेंसी आ जाती है उस बैंक के ऊपर, तो ओवरनाइट यहां पे एमएसएफ लिया जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ली जाती है। और ये एमएसएफ और बैंक रेट एक दूसरे से अलाइन कर दिए गए थे काफी पहले। तो इट हैज बीन अलाइंड टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, एमएसएफ इज अलाइंड विद बैंक रेट। ठीक है, तो क्योंकि लोन लेना है, किस दर पे लेंगे, बैंक रेट दर पे लेंगे। तो इमरजेंसी के लिए एमएसएफ की सुविधा डोमेस्टिक बैंक्स को आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ओनली 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 126 पे। इंडिया टोटल अकाउंट्स
फॉर अबाउट -% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। पूरे विश्व में यानी कि धरती पे, अर्थ पे जो लैंड एरिया है, वैसे तो बहुत सारा पानी है, 1/3 पानी है, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो लैंड एरिया है उसमें इंडिया का परसेंटेज कितना है। अगर इंडिया का टोटल क्या माना जाए, टोटल एरिया देखा जाए, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है। ये पूरा का पूरा पूरी धरती का मात्र 2.4% है, मात्र 2.4% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 16.7%। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2.4 यहाँ पे 2.4% लैंड है जिसके ऊपर 16.7% पॉपुलेशन है। तो ओवर क्राउडिंग की जो चीज है वो तो अपने देश में है ही, बट इसको जो रिसोर्सेज है वो भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो हमें सारी चीजों को बहुत तरीकेबंद से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे चलेंगे अब हम अगले क्वेश्चन पे, 127वें क्वेश्चन पे। अगेन ये आ जाता है हमारा इकोनॉमिक का क्वेश्चन। वैसे तो हमारी इकोनॉमिक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग अगर और डीप पूरा पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अंकिता मैम पढ़ाती है इकोनॉमिक्स, आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज डिटेल समझा रही है विद एमसीक्यूज, तो उनको देखना ना भूलें। तो इफ वी डिडक्ट depreciation from GNP, the measure of aggregate income that we obtained is called net national product, gross national product। अब एक बात बताओ, कॉमन नॉलेज लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। चलो एक चीज छोटी सी देखो, अगर किसी में से अगर ए ऑब्जेक्ट है उसमें से हमने कोई डेप्रिसिएशन है जो घटा दिया है, ठीक है, एक्स घटा दिया है, तो क्या हमारा ए बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। अगर हमने जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटा दिया है तो हमारा क्या आएगा? ये फॉर्मूला होता है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आता है? एनएनपी आता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा ये नहीं होगा, तो ओनली 1 होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि भाई एनएनपी होता क्या है। एनएनपी होता है टोटल, यानी कि अगर कोई भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्या तो कोई प्रोडक्ट तैयार होता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री, ठीक है, या अपने लैंड पे या फिर इंटरनेशनली किसी दूसरी जगह पे भी जाके, फॉरेन लैंड पे भी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बाय सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए, जितने भी हमने सर्विसेज दी, तो उसे क्या कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इस पूरे उसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में फर्क क्या है कि भाई कुछ खर्चा भी होता है। अगर थोड़ी सी बात कहें तो कंजम्पशन ऑफ कैपिटल होता है। क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसे का लागत, कुछ लागत लगती है इन चीजों में, तो उस कंजम्पशन ऑफ कैपिटल को क्या कह दिया जाता है? डेप्रिसिएशन कह दिया जाता है। अगर उसमें उसको हटा लिया जाएगा तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करी, गुड्स तैयार करे, सर्विस प्रोवाइड करी, तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा गया। जिसमें से अगर हमने जो लागत कंजम्पशन ऑफ कैपिटल है वो अगर हमने हटा दी तो वो आ जाता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो क्या आ जाता है? हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बाय सिटीजन ऑफ कंट्री। ठीक है, चलिए सिटीजन ऑफ कंट्री आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 है, आपसे पूछा गया है कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 फैक्टर। ठीक है, तो 5 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पेरेंट मटेरियल, यानी कि पेरेंट रॉक यहाँ पे है, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल हो गया। उसके बाद क्या? ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ और टोपोग्राफी, किस तरीके की टोपोग्राफी है अपनी, हाँ माउंटेन्स है वगैरह वगैरह है, प्लेन्स है, तो रिलीफ एंड टोपोग्राफी। चौथा बार आ जाता है क्लाइमेट कैसा है अपने यहाँ का। ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पत्थर टूटेंगे, ज्यादा पत्थर टूटेंगे तो
पेरेंट रॉक टूटेगा, फिर ह्यूमन है उनसे, मतलब जो भी चीज़ें ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसके साथ साथ फिर ये सॉइल फॉर्मेशन होगा, या फिर विंड बहुत ज़्यादा चलती है, ड्राई एरिया है, उस हिसाब से यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन उस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेजर फैक्टर यहाँ पे चौथा कौन सा आ जाता है? क्लाइमेट। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आ जाता है टाइम, क्योंकि टाइम लगता है, समय लगता है पेरेंट रॉक से टूटते बिल्कुल छोटे छोटे बारीक सॉइल में बनना, इसमें टाइम लगेगा। तो 5 कौन कौन से फैक्टर हुए सॉइल फॉर्मेशन में? पेरेंट मटेरियल यानी कि पेरेंट रॉक, उसके बाद फिर हमारे रिलीफ एंड टोपोग्राफी, ये सेकंड आता है, फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि हमारे जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन को इंक्लूडेड करके फिर ऑर्गेनिज्म, फिर आ जाते हैं क्लाइमेट यानी कि यहाँ का तापमान कैसा है, यहाँ का हमारा वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, फिर टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो टाइम एंड पेरेंट रॉक आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल फैक्टर हैं। तो यानी कि बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलेंगे। खजाना बिल्डिंग म्यूजियम कहां पे? याद करो, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। खजाना बिल्डिंग म्यूजियम लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसको खजाना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 अलग अलग वंश यानी कि 3 डायनेस्टीज के जो वो थे, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी पाई गई चीजें हैं, उनको यहां पे संग्रह करके रखा हुआ है। तो वो कौन कौन सी 3 थी? कुतुब शाही, बहामिनी एंड एक और था यहां पे कुतुब शाही, बहामिनी और काकतिया। ठीक है, कुतुब शाही, बहामिनी और काकतिया। कुतुब शाही, बहामिनी और काकतिया डायनेस्टीज जो थी, इनसे जुड़ी हुई चीजें यहां पे संग्रह करके रखी हुई है इस संग्रहालय में। खजाना भवन कहां पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो थोड़ी सी अगर यहां पे राइटिंग खराब हो रही है तो हम आराम से लिख लेते हैं हैदराबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये जो युगम है, यानी कि जो पेयर दे रखा है गोदावरी और पूर्णा, कृष्णा और भीमा, इनमें क्या सही है? गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी पूर्णा है, सही है या नहीं है? जी बिल्कुल सही है, पूर्णा यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होती है। कृष्णा की भीमा है या नहीं है? जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कृष्णा की भीमा बिल्कुल होती है। तो पूर्णा के साथ साथ कौन कौन सी होती है? प्रवोरा, मांजरा और पेनगंगा, ये भी गोदावरी की क्या है? पूर्णा के साथ साथ ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा की भीमा है घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और उसके बाद तंगभद्रा। ठीक है, तो क्या क्या हो गई? कृष्णा की कौन कौन सी? घाटप्रभा, मालप्रभा, तंगभद्रा। गोदावरी की कौन कौन सी? प्रवोरा, मांजरा, पेनगंगा और पूर्णा, और यहां पे साथ साथ भीमा। तो ये 4 मैंने आप लोगों को ट्रिब्यूटरीज बता दी हैं गोदावरी और कृष्णा की। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूर्णा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा, यानी कि सहायक नदी, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही तथ्य सही हैं, एक तथा दोनों सत्य हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 131 पे। इन अ डैश गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस टू द नीड ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप लोगों को अपना जो समाज है, अपनी जो इकोनॉमी है देश की, वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैक्रो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो सबसे पहले 2 मेजर होती है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो इनकी बात करेंगे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या होती है? जो भी प्रोड्यूस करा जाए वो यूज हो, यानी कि जो भी प्रोड्यूस करा जाए, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस डायरेक्टली फॉर यूज। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मान लो ये पेन बनाया प्रोडक्ट, वो क्यों बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में उसकी नीड थी, उन लोगों को नीड थी। ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाया, उन लोगों को दिया, उन्होंने उससे काम करा। तो ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवाद। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवाद।
समाजवाद वर्ड से तो आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, आजकल इलेक्शन का दौर है। तो समाजवाद होता है गुड्स और सर्विस। कोई अगर मान लो किसी को सर्विस की जरूरत है, किसको सर्विस की जरूरत है कि मान लो किसी को ड्राइवर की जरूरत है, कि गाड़ी चलानी है ड्राइवर की जरूरत है, बस चलानी है ड्राइवर की जरूरत है, तो भाई किसी को ड्राइवर नियुक्त करा जाएगा जो पब्लिक यूज के लिए काम आएगा। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर डायरेक्ट यूज। अब यहाँ पे अब आप पूछोगे भाई इससे उलट क्या होता है, अपने देश में तो यही होता है, जिसकी जरूरत होती है वो बनाया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग। फॉर प्रॉफिट मेकिंग क्या होता है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग। यानी कि मैंने ये पेन तो बनाया, अब मैं पब्लिक प्लेयर नहीं हूं, मैं प्राइवेट पार्टी हूं, मैंने मेरी कंपनी है, मैंने पेन बनाया, लोगों को बेचा, मुनाफा कमाया, ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब सही कौन सा है, गलत कौन सा है, सही कौन सा और गलत कौन सा है, सबसे बेस्ट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे बेस्ट क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि दोनों का मिक्सचर, कैपिटलिस्ट भी यानी कि जो पब्लिक प्लेयर और प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कोऑपरेशन। अगर एग्जांपल की बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहां पे है, चाइना में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई चाइना में अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इतनी भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, जब तक लोगों को, प्राइवेट लोगों को मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का, तो इकोनॉमी चुनिंदा लोगों के पास ही रहेगी, सरकार के पास रहेगी या फिर बहुत बड़े बड़े लोगों के पास रहेगी। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो जैसे सिंगापुर है, यूएस भी कहीं हद तक है, पूरी पूरी नहीं है, कहीं हद तक है। यूएस को जनरली मिक्स्ड ही माना जाता है, बट वहां पे पुराने अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट वहाँ पे हैं। तो यूएस है, सिंगापुर है, जितनी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो लगभग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती हैं। वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती हैं। इंडिया क्या है, इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो बहुत सारी हमने डिस्कशन कर ली, कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, मिक्स्ड क्या है। तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। और किसमें सरकार डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि सोसाइटी की नीड है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, किसमें, समाजवाद में, सोशलिस्ट में। तो इसमें सरकार तय करेगी, नीड के अकॉर्डिंग तय करेगी कि भाई हमारी जो जनता है उसको इस चीज की जरूरत है, तो ये इस चीज का निर्माण करा जाए, तो जनता उसका डायरेक्ट यूज करेगी, खत्म बात। प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है इसमें, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है ये, कि जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या जरूरत है और क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 132 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टिश्यू फंक्शन इज करेक्ट, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट, फोलियम फूड ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम और फोलियम किसके टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू, पौधों के उत्तक होते हैं, ये प्लांट टिश्यू होते हैं, पौधों के उत्तक, जाइलम और फोलियम। तो बोला गया कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट और फाइलम फूड ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स, इनका ट्रांसपोर्ट करना। कहां से कहां तक करता है ये, रूट से, क्योंकि पौधे को पानी कहां मिलता है, जड़ में मिलता है, रूट से, रूट्स टू लीव्स, जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का काम होता है। और फोलियम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट। ये कहां से, लीव से, यानी कि पौधे से की जो पत्तियां हैं, हमारा पौधा भोजन कहां से बनाता है, हमारा पत्तियों से बनाता है। उसके बाद उसको अलग अलग पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कहां करना होता है, लीव्स टू रूट, क्योंकि अगर रूट तक उसको एक तरीके से जो पौधे का जो भोजन है उस तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो वो फिर आगे प्रोसेस नहीं बनेगा पूरा। तो पत्ते अच्छे होंगे तो जड़ अच्छी होंगी, जड़ अच्छी होंगी तो अपने आप पत्ते अच्छे होंगे उस पौधे के। ठीक है, तो यहाँ पे फोलियम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट, कहां से कहां तक, पत्ते से लेकर जड़ तक, यानी कि लीव्स टू रूट। और उससे उल्टा जाइलम का क्या काम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही जो पेयर हैं वो करेक्ट बताए गए हैं, तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2 करेक्ट है। यहाँ पे आगे चलेंगे 133वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल टिश्यू।
टिश्यू दो तरीके के होते हैं, यानी कि उत्तक दो तरीके होते हैं, साधारण और कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फर्क क्या होता है दोनों का समझ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में यानी कि एक ही टाइप के सेल होते हैं, आप लोगों को पता है छोटे छोटे सेल से बन गए होते हैं टिश्यू। तो सिंगल टाइप क्या होता है, सिंगल टाइप सेल, सेम फंक्शन होता है इनका। जो सेल जो होते हैं, जिस सेल से बनके टिश्यू बना है, उनका सबका एक ही फंक्शन होता है, एक ही कार्य होता है, और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर। तभी तो सेम स्ट्रक्चर के होंगे, तभी तो सिंगल टाइप सेल हो गए। और कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, जैसे आप लोगों को समझ में आ गया, उसका उल्टा होगा। तो ये होता है मल्टीपल टाइप सेल, यानी कि नॉट सिंगल टाइप सेल। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल, बट इनका फंक्शन सेम होता है, टू परफॉर्म सेम फंक्शन। एक ही तरीके के कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, उनसे बनके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। और जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिंगल तरीके के सेल होते हैं, सेम फंक्शन होता है उनका भी, और सेम ही स्ट्रक्चर होता है। यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले हो गए, यहां पे सेम स्ट्रक्चर वाले हो गए। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल टिश्यू नहीं है। तो सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये कौन से होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं, ये होते हैं सिंपल टिश्यू। और हमारा जाइलम एंड फाइलम, जिनकी अभी हमने बात करी, जिनके फंक्शन भी मैंने अभी बताया आपको। जाइलम का काम क्या होता है, पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना। फाइलम का काम क्या होता है, हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करना। ये होते हैं हमारे, दोनों ही होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अगर आगे चल के किसी एग्जाम में आ जाए जाइलम की जगह पे फोलियम का नाम आ जाए, तो आपको उसी पे टिक करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इज एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड अंडर द, यानी कि बोला गया किस एक्ट के तहत आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि देश की जो मॉनेटरी है, यानी कि मुद्रा, उससे रिलेटेड मुद्रक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि पैसे से संबंधित जो भी पॉलिसी है, वो कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। वो कौन बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। कौन बनाएगा, तो ये किस एक्ट के तहत। अब भाई किसी ना किसी संस्था को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो तो हमारी पार्लियामेंट में ही होती है। पार्लियामेंट ने कहा कि भाई पैसों से संबंधित, मुद्रा से संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी होंगी ना, तो वो जैसे इकोनॉमी ऊपर नीचे किस पे डिपेंड करती है, ये बैंक रेट वगैरह जो होते हैं ना, उन्हीं पे डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो आरबीआई डिसाइड करती है। तो ये किस एक्ट में था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, 1934 के एक्ट में था ये। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे बात पूछ रखी है हमसे, विच एसिड इज फाउंड इन स्पिनिच, यानी कि पालक में कौन सा एसिड होता है, पालक में एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। पालक में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूला, वैसे तो जनरली पूछा नहीं जाता, बट स्टिल C2H2O4, ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला C2H2O4। ऑक्सैलिक एसिड वैसे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर डायरेक्ट हम ऑक्सैलिक एसिड, कभी ऐसा ना सोचना केमिस्ट्री लैब में चले गए और ऑक्सैलिक एसिड ले लिया और एक चम्मच भर के खा लिया। क्यों बोलते हैं ना, पालक हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, कार्बेट्स होते हैं उसमें, तो उससे मिलके जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में, जैसे कि पालक में, साथ ही साथ कोकोआ में भी, और हमारे नट्स में भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आगे चलेंगे 136वें क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। अब आप लोगों को ये मैं एक पहले भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन था उसमें बता चुका हूं। अगर वेव्स की बात करेंगे, जो हम बात कर रहे हैं, तो हम वेव्स की बात करेंगे, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का। ठीक है, तो ऊपर जाती है वेव, नीचे आती है, ऊपर जाती है, अगेन उतनी ही दूरी पे फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर तो वेव हमारी ऐसे ट्रांसवर्स वेव
ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो हमारी ऐसे प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है, हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर गया क्रस्ट पोजीशन है, एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, हमारी क्या होती है, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो हाइट है, ये जो ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन है, यहां से जो टॉप मोस्ट हाइट है यानी कि क्रेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, CREST क्रेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं टॉप, या फिर हम नीचे तक की हाइट देख लें तो ये होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को जनरल भाषा में बोल देते हैं पावर, कितनी ताकत है, जितना जोर से चिल्लाओगे उतना एम्पलीट्यूड उसका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, लार्ज एम्पलीट्यूड यानी कि लाउड साउंड, जैसा कि मैंने बोला जितनी जोर से चिल्लाओगे उतना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, तो लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, दूसरी एक बात कर लेंगे, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या होता है, वन ऑसिलेशन का मतलब है यहां से वेव शुरू हुई, ऊपर गई, यहां पे वापस आई, फिर नीचे गई, फिर नीचे से फिर ऊपर वापस आई, तो इस पोजीशन तक, यहां से ये स्टार्ट होगी, यहां से लेकर यहां तक, इस पोजीशन तक, इसे क्या कहा जाता है, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब बात करेंगे कि जैसे यही वेव है बट बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, यानी कि एक जो मीन पोजीशन है उसको बहुत तेजी से हमारी ऐसी ऐसी चल रही है, बहुत फास्ट, एक सेकंड में बहुत फास्ट ये उसको क्रॉस कर रही है, टाइम पीरियड में बहुत जल्दी उसको क्रॉस कर रही है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितनी देर में, कितनी जल्दी या फिर कितनी देर में वो उसको क्रॉस कर रही है मीन पोजीशन को, एक्चुअल पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हमारी वेव प्रोपोगेट करेगी, तो उसमें हमारी पिच तीखापन होगा, हमारी आवाज में तीखापन होगा, ठीक है। पिच का मतलब होता है तीखापन, लो पिच, हाई पिच। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, जब हमारा 10th में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, हाई पिच, लो पिच क्या होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जितनी ज्यादा ये हमारी प्रोपेगेट करेगी, एक पोजीशन पे क्रॉस करेगी, उतनी ज्यादा पिच होगी। आप चीख मारते हो, बहुत तेज चिल्लाते हो, चीख मारते हो, तो वो पिच बहुत ज्यादा होती है और उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। कई बार आप ऐसे भी कंपन भी महसूस करते हो, तो वो किस वजह से होता है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है कि सारी इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 137 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वर फर्स्ट बिगन टू ग्रो इन सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर हमने ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो हम इसको ज्योग्राफी में समझेंगे, क्रॉप्स में समझेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे कि भाई ये सुलेमान और किर्थर ऐसे कितने पहाड़ हैं, हमें याद करने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है भारत जो पहले अखंड भारत हुआ करता था, तो उसमें सुलेमान और किर्थर हिल्स यहाँ पे 8000 साल यानी कि 8000 ईयर्स पहले, 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स अगो, सबसे पहले फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये माना जाता है कि भाई सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा होगा, जो मानव है उसने यहां से चीजें उगाना शुरू करी थी सुलेमान और किर्थर हिल्स में, जो एक्चुअली में एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है अब, ठीक है। तो ये वहां पे क्या शुरू करा था उन्होंने उगाना, सबसे पहले शुरू करा था वीट यानी कि गेहूं, और उसके साथ शुरू करा था बार्ले यानी कि बाजरा, ठीक है, यानी कि राइस, चावल नहीं शुरू करा था। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ों पे चावल नहीं उगाया जा सकता, जनरली नहीं उगाया जाए। वैसे तो अगर छोटा सा लैंड वैसे बना दिया जाए तो कुछ भी कोई कर सकते हैं, बट पहाड़ों पे आप लोगों को पता है कि चावल नहीं उगाते प्लेन एरिया में, क्योंकि उसमें पानी खड़ा करने की जरूरत होती है। तो पैडी जो होता है, राइस होता है, उसको हम पहाड़ों पे जनरली भी वैसे भी नहीं होते, वो तो 8000 साल पहले की बात है। तो वहां पे वीट, गेहूं की बात शुरू हुई थी, और बार्ले उगाना यहाँ पे सबसे पहले, यही माना जाता है, यही पढ़ा गया है, यही माना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, विच इज थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर कौन सी होती है, थर्ड लेयर होती है मीसोस्फेयर, थर्ड लेयर होती है मीसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी, ये होती है थर्ड लेयर। आपको पता है कि जो हमारी धरती है, धरती का जो सतह है, उसके ऊपर
हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। वायुमंडल हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता। वायुमंडल में गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। दूसरा, यहाँ पे जो सूरज यानी कि सन की हार्मफुल रेडिएशन से हम बचते हैं, वायुमंडल की वजह से बचते हैं। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेनेंस, हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों है? एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। दूसरे प्लैनेट पे वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं हो पाता है वहाँ का। तो यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं? यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट लेयर हैं। तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होती है जैसा कि अभी बताया मीसोस्फेयर, फोर्थ होती है थर्मोस्फेयर, एंड फिफ्थ होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, थर्ड होती है हमारी, फिफ्थ होती है एक्सोस्फेयर। तो थर्ड हमारी मीसोस्फेयर है, और इसको ये देखो आप देखते हैं कि मिडल में पड़ रही है, 2 नीचे 2 ऊपर, तो इसको हिंदी में मध्य मंडल भी कहा जाता है। मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल भी इसे हिंदी में कहा जाता है। तो मीसोस्फेयर थर्ड लेयर होगी हमारी। आगे चलेंगे 139 पर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट? सतनाम पंथ, एक पंथ की स्थापना करी गई थी यहाँ पे 1820 में, 1820वीं शताब्दी में। जो हमारे देश की ये जाति प्रथा है, तो जिसमें कुछ अलग अलग वर्ग बांट दिए गए हैं जाति प्रथा में, ये जाति इस काम को करेगी, ये जाति इस काम को, जो पुरानी ऐसी जो प्रथा थी, जातीय प्रथा थी, उसके खिलाफ यहाँ पे सतनामी मूवमेंट स्टार्ट करा गया था, जिसे सतनाम पंथ, सतनाम पंथ, ठीक है। तो इसमें सतनाम पंथ में जुड़ने वाले छत्तीसगढ़ के लोग थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो लोग थे ट्राइबल एरियाज में थे, और जो बाकी हमारे पिछड़ी जाति जो थी, वो छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ी जाति थी, जो यूं कहें कि जिन पे एक्सप्लॉइटेड थे, जिनको आप लोगों को पता ही अपनी जो हमारे देश की हिस्ट्री है, जिनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनको पूरे राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनको पूजा स्थलों से अलग करा जाता था, गांव से अलग करा जाता था। तो उन लोगों को, जो पिछड़ी जातियां थी, उन लोगों के एक लीडर बने थे घासीदास जी। घासीदास ने 1820 में सतनाम पंथ की स्थापना करी थी, यानी कि सतनामी मूवमेंट की स्थापना करी थी। और ये जो सतनामी मूवमेंट था, इसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि सतनाम, सत यानी कि सत्य यानी कि ट्रू, और नामी यानी कि फॉलोअर। तो यानी कि ये अपना एक अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ इन्होंने तैयार करा, फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ, फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ। सतनामी यानी कि सत यानी कि सत्य, ट्रूथ, और नामी यानी कि फॉलोअर, फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो घासीदास ने सतनामी मूवमेंट की स्थापना करी थी, 1820 में शुरुआत हुई थी, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी मतलब है फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ, सत्य को मानने वाले लोग। आगे चलेंगे 140वें क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तातवाद्य? तातवाद्य यानी कि हमारे वाद्य 4 तरीके के होते हैं, आप लोगों को पता है, जिसमें से फेमस कौन से होते हैं? स्ट्रिंग्ड यानी कि हमारे तार वाले वाद्य, यानी कि तातवाद्य। तातवाद्य कौन से होते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जिसमें तार होती है, जैसे कि गिटार होता है, आपका संतूर होता है, आपका वीणा होता है, और आपका चित्रा होता है। तो ये तातवाद्य होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और यहाँ पे फ्लूट आपको दिख रहा है कि फ्लूट हमारा तातवाद्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये तातवाद्य यानी कि तातवाद्य यंत्र नहीं है, ये फ्लूट है, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट है।
जिसको हिंदी में, जैसे हिंदी में बोला जाता है जैसे संस्कृत वर्ड तातवाद्य, तो इसको बोलता है शशिर, शशिर वाद्य। ठीक है, शशिर वाद्य हमारा फ्लूट है, जिसको बेसिकली शशिर वाद्य का मतलब होता है जो होलो होते हैं, जो खोखले यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो है शशिर वाद्य। और खोखले हैं तो उनको हवा से, फूंक से, विंड से उन्हें बजाया जाता है, उनकी ध्वनि निकाली जाती है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि शशिर वाद्य क्या हुए, हमारा फ्लूट हुआ, हमारे शहनाई वगैरह हुई, ये हमारे शशिर वाद्य है। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि तात वाद्य, जिसमें तार होती है, जिसमें तार होती है, वो होता है जैसे गिटार, वीणा, संतूर, चित्रा, ये होते हैं। तो आपको म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से याद करने हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आते ही थे पहले कि ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन सी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, फेमस पर्सनैलिटी। बट आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा आपके सामने है कि भाई कौन से किस तरीके के वाद्य यंत्र हैं, तो उस तरीके की पूरी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तात वाद्य क्या है, शिशिर वाद्य क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, कौन सा क्या होता है, तो ताकि आप लोगों का एक भी मार्क्स कट ना हो। तो ये थे आज के हमारे सुपर 5000 सीरीज के 1500 क्वेश्चन, जिसमें हम बात कर रहे हैं जीके की, उसके 20 क्वेश्चन। तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता चलूंगा। तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, पूरे 10वें महीने तक एग्जाम चलेंगे, तो सभी के लिए ये बहुत जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि जितने भी हमारे स्टार्टिंग से ही एग्जाम है, ताकि उन सभी को फायदा मिलता चले और एंड तक फायदा सबको मिलता रहे। क्योंकि वीडियोस तो यहीं पे रहेंगी, आप कभी भी देख पाओगे, और इन सब की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करेगी। पीडीएफ का मैं एक पूरा कंपाइलेशन तैयार कर लिया करूंगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे या फिर 20-20 कहीं, जैसा भी आप डिसाइड करेंगे, तो वो आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, अगर सर्च करना है तो लिंक पे डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर सर्च करिए +EDU सर्च करेंगे, ये यू है, +EDU सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में क्या होगा, पूरा एक क्विज फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन आपको दिखेंगे ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए, साथ ही साथ उनकी आंसर की भी होगी और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जी जान से हम अपनी तैयारी करेंगे, आपका साथ यूं ही बरकरार रहे। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज अगले सेशन को भी और अच्छे ध्यान से देखना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।